ऐ वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, ये बाजू ये तेशा तू जो लेना चाहे, ये मट्टी ये गेहूं तू जो लेना चाहे, फ़कत इसके बदले तो खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना ले, फसीलों की बुनियाद हम पे उठा ले। हम वतन को बचाते हुए जान दे दें, हम वतन को सजाते हुए जान दे दें। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मुल्क के तूल व अर्ज़ में यौम तकरीम शुहदा मनाया गया। बहुत से कोर कमांडर्स, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाज़ी और उसके अलावा पाकिस्तान भर में अस्करी और सिविल हुकूमत ने यह पैगाम दिया है कि हम अपने शुहदा को नहीं भूलें। ये दो जगह पैगाम दिया गया। आज की इन तकरीबात ने एक पैगाम बैनुल अक़वामी सतह पर दिया कि अगर पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी तनसीबात पर हमले होते हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान टूटने की डगर पे है। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की हिफाजत करना नहीं जानते। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम अपने शुहदा की कुर्बानियों को भूल चुके हैं। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर हो चुका है। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि सियासी हुकूमत जो है वो किसी और डगर पे खड़ी है और हमारी अस्करी ताकत जो है वो किसी और समत में है। तो ये वाज़े तौर पे बैनुल अक़वामी सतह में पैगाम दिया गया। 9 मई का सानहा हम कभी भुला नहीं सकते, लेकिन 9 मई के सानहे ने हमें मुत्तहिद होने का एक वसीला ज़रूर फराहम किया। दुनिया को ये पैगाम देने के लिए हमें फिर से मजबूत ज़रूर किया है कि हम बेहतरीन ताकत रखते हैं, हम अस्करी ताकत के साथ साथ अवामी हिमायत रखते हैं और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के शुहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा पैगाम हुकूमत को दिया गया, दूसरा पैगाम सियासी ताकतों को दिया गया कि आज जब मरकज़ी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे तो उनके साथ साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। अब बाजवा साहब की वहाँ पर मौजूदगी किसको पैगाम था? बाजवा साहब की वहाँ पर मौजूदगी हुकूमत को पैगाम था, अपोजिशन को पैगाम था। और ये पैगाम ये था कि ऐसा तो कतई तौर पे हो नहीं सकता कि कोई आर्मी चीफ बैठा हो और आप उसके मदहो कसीदे बयान करते रहें, मिदहतो कसीदे इस हद तक बयान करें कि आसमान और ज़मीन की कलाबे मिला दें, लेकिन जब वो घर चला जाए तो आप पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी उसके नाम का तज़किरा बुरे अल्फाज में करें और आपकी अपोजिशन भी उसका तज़किरा बुरे अल्फाज में करती रहे। तो हम अपने गाजियों को, हम अपने गए हुओं को भुलाने वाले नहीं हैं। ये आज वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया है। ये पैगाम सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं है, ये पैगाम सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, ये पैगाम कुली तौर पे पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए है कि अगर आप बरसरे इक़्तिदार हैं तो आपके चले जाने के बाद आपको अगर अच्छे अल्फाज में याद रखा जा सकता है और आप दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने की तगोदो करते हैं तो हमारे वो अफराद जो इधर से चले गए दोबारा मसनद पे वापस नहीं आ सकते, उनको बुरे अलकाबात से नहीं याद रखा जाएगा, उनके बारे में हर्जा सराई नहीं की जाएगी। ये एक वाज़े तौर पर पैगाम है और यही पैगाम हमें बेहतरी की समत में भी लेके जा सकता है और यही पैगाम हमारे तमाम सियासतदानों को उनका माजी भी याद दिला सकता है कि माजी में आप किसी के कसीदे पढ़ते रहें और फिर अब हाल में आके आप उन्हीं शख्सियात के बारे में बात करते रहें। या अपोजिशन के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, कि आप अपने अंदर इतनी कदूरतें मत भरें कि जब आप चले जाने वाले हों, जब आपके पास लाठी ना हो, जब आपके पास इक़्तिदार ना हो तो आप सिर्फ रद्दी के कागज़ के टुकड़े के बराबर हो। ऐसा पैगाम नहीं होना चाहिए। कुली तौर के ऊपर, हक़ के खुदरादियत के ऊपर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम के ऊपर, जुब्बा व दस्तार की सलामती के हवाले से ये हमें समझने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर पाकिस्तान को इस नहज तक जिसने भी पहुँचाया है, वो चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे एक तबका हो, जिसने भी पहुँचाया है, हमें वापसी का रास्ता तलाश करना है, हमें फिर से आगे बढ़ना है, हमें पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है, हमें एशियन टाइगर बनने की फिर से तगोदो करनी है, दिल की कदूरतों को मिटाना है। अलकाबात से अगर नवाजना है तो अलकाबात तो और भी बहुत से लोगों को नवाजे जाते हैं। सही लक़ब से कौन कौन याद रखा जाता है। तारीख़ में कितनी शख्सियात होती हैं जिन्हें माना जाता है
कि ये सही समत में थे, सही सफ में मौजूद थे। वो चंद शख्सियात होती हैं, अपना नाम उनमें शुमार करवाइए, बसूरत दीगर मद्द मुकाबिल तो एक भेड़ चाल है, और भेड़ चाल में कोई भी मौजूद हो उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब समेत 80 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। वज़ारत दाखिला ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत 80 से ज़ायद PTI अरकान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए, जिसमें साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर, जिन्होंने अभी सिर्फ जिम्मेदारियां छोड़ी हैं, पार्टी की रुकनीत छोड़ने का ऐलान नहीं किया, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक़ सूबाई वज़ीर पंजाब असलम इकबाल के नाम हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा, साबिक़ सूबाई वज़ीर पंजाब मुराद सईद, मलिका बुखारी और साबिक़ वफाकी वज़ीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत से ब्रेक ले चुके हैं फवाद चौधरी साहब, और साबिक़ वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं। कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप से आमिर कयानी, अमीन असलम, शीरी मज़ारी, असद उमर ग्रुप छोड़ चुके हैं, जबकि फवाद चौधरी को कोर कमेटी ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूल ऑफ लिस्ट से भी कोर कमेटी अरकान के नाम हटा दिए गए। तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत को पार्टी छोड़ने वालों को ग्रुप से रिमूव करने की हिदायत जारी कर दी गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान के नाम तमाम एयरपोर्ट और एग्जिट पॉइंट्स पर हुकूमत फराहम कर चुकी है। वज़ारत दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को इन अफराद को बैरून मुल्क ना जाने देने की हिदायत की है। तो ये पाकिस्तान का मौजूदा मंजरनामा है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बाहर कौन जाना चाहता है? क्या इनमें से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं? क्या इन लोगों की ज़मानतें अभी नहीं हैं? क्या इन लोगों के बारे में अदालतों ने अहकामात जारी कर दिए हैं? क्या हुकूमत वाकई ये समझती है कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, या फिर हुकूमत एक स्टंट के नतीजे में इनके नाम इसमें शामिल कर रही है? ये वक्त है जिस वक्त में नवाज शरीफ ने खड़े होकर यह बात की है कि मैं किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने का हामी नहीं हूं। करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इससे कोई इनकारी नहीं। जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर शरपसंदाना इकदामात को हवा दी है, उन सबको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी को छूट दी जाएगी तो मुस्तकबिल में भी छूट देना पड़ेगी। अगर आप किसी को सजा देंगे तो मुस्तकबिल में ट्रेंड सेट करेंगे। लेकिन सोचना यह है कि क्या तमाम तर सियासी जमातें दिल के साथ पाकिस्तान या रियासत के साथ होती हैं? क्या अपने जब मफादात उन्हें दिखाई नहीं देते तो वह रियासत के किस किस सुतून के मुखालिफ होती हैं? ये माजी और हाल का मुहासबा करने की भी ज़रूरत है। बसूरत दीगर हमको फंसाया इस हद तक है कि हमको यहाँ से राह फरार इख्तियार करने में ज़माने लग जाएंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पंजाब इंतखाबात के हवाले से आज तीसरा दिन था जब मुसलसल समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जबकि जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल थे। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती आज फिर रोस्टम पे आए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तीसरा दिन है, वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुन रहे हैं, हमें बता दिया जाए कि आपका असल नुक्ता क्या है। सजील सवाती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स आईनी इख्तियारात को कम नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल अहसन ने वहां पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स अदालती आईनी इख्तियारात को कैसे कम करते हैं, अब तक के निकात नोट कर चुके हैं, आप आगे बढ़ें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फुल कोर्ट कई मुकदमात में करार दे चुकी है कि नजरसानी का दायरा कार महदूद नहीं होता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मंतिक मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स का लदम हो जाएंगे। सजील सवाती ने कहा कि नजरसानी दरखास्त दरअसल मरकजी केस का ही तसलसल होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो क्या हम आसमान की तरफ देखते रहेंगे? कम से कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले कि कहना क्या चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि आपने नजरसानी का दायरा कार मरकजी केस से ज्यादा बड़ा कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत का होना जरूरी है। अब ये वो नुक्ता है जिस नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई से पहले खड़ी थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, उनको अपने लाले पड़े हुए हैं कि बचना किस तरीके से है, पाबंदी से कैसे बचना है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। वो नुक्ता जो उठाया गया था कि निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत क्या है, अब उस बारे में बहस हुई। आज निगरान हुकूमत की तायुनाती का तरीक़ाकार आइन में दिया गया है। निगरान हुक्मरानों के अहल खाना इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आइन में इंतखाबात की शफाफियत के पेश नज़र ये पाबंदी लगाई गई। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स किए कि सूबाई असम्बली अगर अपने इब्तदाई 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या बकिया 4.5 साल तक निगरान हुकूमत काम करती रहेगी?
4.5 साल कौमी असम्बली की तहलील का इंतजार किया जाएगा। सजील सवाती ने जवाब दिया कि 4.5 साल निगरान हुकूमत ही सूबे में काम करेगी। आइन के एक आर्टिकल पर अमल करते हुए दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताखीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर का मदावा मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि मदावा ऐसे भी हो सकता है कि 4.5 साल के लिए नई मुंतखब हुकूमत आ सकती है। आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे? जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स किए कि 90 दिन का वक्त भी आइन में दिया गया। निगरान हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन कराने ही आती है। आइन में कहाँ लिखा है कि निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है? निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी आइन की रूह के मुनाफी है। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक हूँ, आइन की मंशा मुंतखब हुकूमतें और जमहूरियत ही है। मुल्क मुंतखब हुकूमत ही चला सकती है, जमहूरियत को ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। 1973 में आइन बना तो निगरान हुकूमतों का तसव्वुर नहीं था। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आइन बना तो मजबूत इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया गया था। निगरान हुकूमतें सिर्फ इलेक्शन कमीशन की सहूलत के लिए आइन में शामिल की गई। शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी का बहाना नहीं कर सकता। क्या इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार नहीं है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अपने आईनी इख्तियारात से नजर नहीं हम चुरा सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर सवाल किया कि आप बताएं कि 90 दिन की निगरान हुकूमत 4.5 साल कैसे रह सकती है? आइन पर इसकी रूह के मुताबिक अमल करना होता है। सजील सवाती ने कहा कि पंजाब और केपी के दोनों सूबों में ही असम्बलियां तहलील हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का पंजाब इंतखाबात का फैसला चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर नजरसानी पे आप दलाइल दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केपी की असम्बली भी तहलील हुई थी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि केपी के और पंजाब पूरे मुल्क का 70% है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, रिमार्क्स दिए कि अगर बलूचिस्तान असम्बली मुद्दत से पहले तहलील हो तो क्या उस पर आइन का इतलाक नहीं होगा? नशिस्तें जितनी भी हों, हर असम्बली की अहमियत बराबर है। हुकूमत जो भी हो, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। क्या इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि मुंतखब हुकूमत के होते हुए इलेक्शन नहीं होंगे? सजील सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात से माजूरी जाहिर नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर फिर बोले कि इलेक्शन कमीशन तो कहता था फंड्स और सिक्योरिटी दे, इंतखाबात करवा देंगे। आइन के हुसूल की बात करके खुद आप उससे भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 8 अक्टूबर की तारीख हकायक के मुताबिक दी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया और कहा कि 8 सितंबर को इलेक्शन कमीशन मुझे कहे कि इलेक्शन मुमकिन नहीं तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन 2 साल कहता रहेगा कि इंतखाबात मुमकिन नहीं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, सवाबदीद नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि आपने खुद कहा कि आइन की रूह जमहूरियत है। कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत को कुर्बान करते रहेंगे? तारीख में कई मरतबा जमहूरियत कुर्बान की गई। जब भी जमहूरियत कुर्बान की गई, कई साल हमें नताइज भुगतना पड़े। अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में सिर्फ वसाइल ना होने का जिक्र था। इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि अब बहुत हो गया, इंतखाबात हर सूरत होंगे? अब इलेक्शन कमीशन सियासी बातें कर रहा है। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में टर्नआउट 60% था। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम ने वोट डाला था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हो तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश बैठी रहेगी? आर्टिकल 224 को सर्द खाने में कितना अरसा रख सकते हैं? सजील सवाती ने फिर कहा कि 9 मई के वाकयात से इलेक्शन कमीशन के खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने खदशात की नहीं, आइन के उसूलों की बात करनी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि आम इंतखाबात का मतलब सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं होता। एक साथ इंतखाबात में 5 जनरल इलेक्शन होते हैं। वजीर आजम और वज़राए आला 6 माह बाद असम्बलियां तहलील कर दें तो कमीशन क्या करेगा? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि वजीर आजम और वज़राए आला के पास असम्बली तहलील करने की वीटो पावर है। वजीर आजम और वजीर आला जब चाहें असम्बलियां तहलील कर सकते हैं। आइन के उसूलों को मद्देनजर रखकर बताएं कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है। निगरान हुकूमत इसलिए आती है कि किसी जमात को सरकारी सपोर्ट न मिले। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या निगरान हुकूमत जब तक चाहे रह सकती है? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि निगरान हुकूमत की मुद्दत का तयन हालात के मुताबिक होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर फिर बोले कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से माजूरी जाहिर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट को भी कहा कि वसाइल दरकार है। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंतखाबात मुमकिन नहीं है। पहले क्यों नहीं कहा कि वसाइल मिलने पर भी इंतखाबात मुमकिन नहीं है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपने तहरीरी मौक़िफ़ में भी यह नुक्ता उठाया था। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये कि इलेक्शन कमीशन ने सदर और गवर्नर को भी हकाइक से आगाह नहीं किया। 2 दिन तक आप मुकदमा दोबारा सुनने पर दलाइल देते रहे। एक दिन इंतखाबात से आइन की कौन सी शिक गैर मौसर हो गई? चीफ जस्टिस ने कहा कि लीडर ऑफ हाउस को असम्बली तहलील करने से कैसे रोका जा सकता है? निज़ाम मजबूत हो तो शायद तमाम इंतखाबात अलग अलग मुमकिन हो। फिलहाल तो अंधेरे में ही सफर कर रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन ने कहा
कि सियासी माहौल को देखकर ही 8 अक्टूबर की तारीख दी थी। 9 मई को जो हुआ इस खदशे का इजहार कर चुके थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 9 मई पर बात करने से रोक दिया। रिमार्क्स ये कि ऐसे नहीं हो सकता, जो आपको सूट करे वो आप मौक़िफ़ अपना लें। कभी इलेक्शन की कोई तारीख देते हैं, कभी कोई, फिर कहते हैं इलेक्शन मुमकिन नहीं है। हर मोड़ पे इलेक्शन कमीशन नया मौक़िफ़ अपना लेता है। आप माजी के अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं, आज के हालात में फ़र्क है। सजील सवाती ने जवाब दिया कि मौजूदा हालात में इंतखाबात मुमकिन नहीं है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स किए कि आप फिर आईनी उसूलों से मौजूदा हालात पे आ गए। आप जवाब दें कि क्या 5 असम्बलियों के अलग अलग इंतखाबात हो सकते हैं। वकील ने कहा कि निगरान हुकूमतें हों तो अलग अलग इंतखाबात मुमकिन है, मौजूदा हालात में अलग अलग इंतखाबात मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन तमाम सरकारी मशीनरी हुकूमत से लेता है, न्यूट्रल इंतजामिया नहीं होगी तो शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि आप कौमी असम्बली का इंतखाब मुतासिर होने की बात कर रहे हैं। अराकीन कौमी असम्बली सूबाई इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। जिस आईनी उसूल की बात आप कर रहे हैं उसके मुताबिक तो असम्बली तहलील ही नहीं होनी चाहिए। अगर कौमी असम्बली पहले तहलील हो जाए तो क्या सूबाई असम्बलियों को इलेक्शन कमीशन तहलील कर सकता है? इलेक्शन कमीशन की मंतिक मान लें तो मुल्क में मुंतखब वफाकी हुकूमत नहीं होगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ पेश किया कि ऐसी सूरत हाल में आर्टिकल 224 हल देता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 224 हर असम्बली के लिए, सिर्फ वफाक के लिए नहीं है। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाब हुए जो मुकम्मल शफाफ थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के इत्तफाक़ राय से अदालत ने हुक्म दिया था कौमी असम्बली के इंतखाब में वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुदाखलत रोकी जा सकती थी। इलेक्शन कमीशन शफाफ और मजबूत हो तो मुदाखलत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने खुद हल नहीं निकाला, अब अदालत को ये उसूल वज़ा करना पड़ रहे हैं। ये मसला इंतजामी तौर पर हल हो सकता है। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना के बहाने कबूल नहीं करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत से ठोस वजाहत लेनी चाहिए। कल अराकीन असम्बली के लिए 20 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को भी 21 अरब रुपए दरकार थे। अरकान असम्बली को फंड मिलना अच्छी बात है। एक बहुत अहम नुकता अदालत की जानिब से उठाया गया कि 21 अरब पे आप रोते थे, 20 अरब की आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद गैर फाल है। इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने 4,50,000 सिक्योरिटी एहलकार मांगे, 4.5 लाख तो टोटल ऑपरेशनल फौज है। इलेक्शन कमीशन को भी डिमांड करते हैं, सोचना चाहिए फौज की सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। फौज सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अलामती तौर पर होती है। फौजी एहलकार आराम से किसी को रोके तो लोग रुक जाते हैं। जो पोलिंग स्टेशन हसास या मुश्किल तरीन है वहां पोलिंग मौखिर हो सकती है। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि होमवर्क करके आए, पता तो चले कि इलेक्शन कमीशन की मुश्किल क्या है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल बाइख्तियार है, कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए देखता ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि फौज ने इलेक्शन कमीशन को क्विक रिस्पांस फोर्स की पेशकश की थी। मेरे ख्याल से ये नफरी काफ़ी है। आइन की मंशा है कि हुकूमत मुंतखब ही होनी चाहिए। बज़ाहिर 8 अक्टूबर की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली की वजह से दी गई थी। हुकूमत जो कहती है इलेक्शन कमीशन खामोशी से मान लेता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि सरकारी इदारों की रिपोर्ट पर शक करने की वजह नहीं है। दहशतगर्दी खतरात को मद्देनजर रखते हुए 8 अक्टूबर की तारीख दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी हालात ठीक हो जाएंगे। ये मौक़िफ़ 22 मार्च को था। इलेक्शन कमीशन आज क्या सोचता है, इंतखाबात कब होंगे? सजील सवाती ने कहा कि हिदायत लेके आगाह कर देता हूं, 9 मई के वाकयात के बाद हालात का असर नौ जायजा लेना होगा। चीफ जस्टिस ने फिर रिमार्क्स दिए कि 9 मई को गैर मामूली वाकयात हुए हैं, उन वाकयात का कुछ करना चाहिए, लेकिन 9 मई का वाकया इंतखाबात के लिए कैसे मसाइल पैदा कर रहा है। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकये के चक्कर में आप आइन की मंशा को भुला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी है, लेकिन ये वाज़ेह तौर पे एक मंजरनामा वज़ा कर रहा है इलेक्शन कमीशन के बार बार ये बात करने पे कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में भी होते दिखाई नहीं दे रहे। पार्टी पे पाबंदी लगेगी, एक इलेक्शन से रूगर्दानी की जाएगी, लेकिन फिर वहाँ पे आके बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस बहुत सी आ जाती हैं जिस पे पाकिस्तानी हुकूमत ये सोचती है कि हमें इलेक्शन करवाना भी पड़ेंगे। अब ये जो पूरी गेम बयानिए की चल रही है, इसमें एक पार्टी का बयानिया तो कमज़ोर हुआ है और वो होना भी था। जिस तरीके से वो फंसे हैं वो मज़ीद फंसेंगे, मज़ीद लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वहाँ पे हठधर्मी बरकरार रखी जाएगी या रियासत के हक में नारा लगाया जाएगा। रियासत के हक में अगर नारा लगाया जा रहा है या जाएगा तो फिर रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से बिहेव करती है। रियासत माँ है और माँ बच्चों के बारे में कुछ हद तक मासूम भी होती है और कुछ हद तक बच्चों की गलती के ऊपर पर्दा डालने की भी कोशिश करती है। बसूरत दीगर पाकिस्तान के मौजूदा जो
मंजरनामा है हालात का। वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते मुआशी ताल्लुकात भी मुआहिदा ना होने की वजह हैं। IMF के साथ हमारी जो डील नहीं हो पा रही उसमें पाकिस्तानी हुकाम में मुआहिदा ना होने की दूसरी वजह एतमाद का फुकदान है। IMF समझता है कि कर्ज जारी किया तो हुकूमत उसे इलेक्शन में इस्तेमाल कर लेगी, और यह भी बात की जा रही है कि IMF पाकिस्तान से जमानत चाहता है कि कर्ज की रकम सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना हो। IMF मुतवक्के निगरान हुकूमत के मुआहदे पर कारबंद रहने की भी जमानत चाहता है। ज़रा ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी स्टाफ लेवल मुआहदे में एक अहम रुकावट है। IMF बजट में ऐसे अहदाफ चाहता है जिनसे इनहराफ ना हो सके। IMF चाहता है कि किसी शोबे का मुख्तलिफ फंड्स बजट मंजूर होने पर दूसरी तरफ मुंतकिल न किया जाए। ये IMF की डिमांड्स हैं, उसकी डिमांड्स को देखना होगा। जिससे हम ले के खाई जा रहे हैं वो वापसी के लिए भी आपसे बाज़पुरस करता है, तो बाज़पुरस के लिए हुकूमत के पास क्या गारंटी है, ये वक्त की ज़रूरत है और इसी पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।